नमस्कार दोस्तों। हमने अभी तक एक मुहिम शुरू करी है ओएसजी के साथ। आपने इनकी वीडियोस देखी हैं कि हम जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो उसके अंदर सारी चीजें बताई हुई हैं जो मॉडर्न साइंस आज की डेट में प्रूव करने की कोशिश कर रही है। हमारे वेदों में तो ऑलरेडी वो चीजें लिखी हुई हैं, विद प्रूफ्स लिखी हुई हैं, और उसे कैसे यूज करना है वो भी लिखा हुआ है। ओएसजी की बड़ी पकड़ है, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर ये माहिर हैं, लेकिन वेदों की भी पूरे इन्होंने अध्ययन किया हुआ है। इसी सिलसिले में आज हमारी ये थर्ड वीडियो है। दो वीडियोस आप सबने लाइक किया और आपने बोला कि भाई ऐसी वीडियोस और भी बनानी चाहिए। तो आज पूरे डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे कि आज सांख्य के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये है क्या, कहां से शुरू हुआ और इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सर ओएसजी, जय श्री राम। जय श्री राम। सर आपने एक चिंगारी लगा दी है, लोगों का इंटरेस्ट वेदों के अंदर, वेद शास्त्रों में आपने बढ़ाना शुरू कर दिया। भाई यहां तक तो अब मेरे जैसे आदमी को जो इतनी स्टडी करता है अपने स्क्रिप्चर्स की, मुझे कई बेसिक चीजों का पता नहीं था। मैं खुद एडमिट करता हूं कि मुझे ऋषि और मुनि, ये इनमें फर्क क्या होता है, आई हैड नो आइडिया। ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला है जिसको हम अपने स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, उसके अंदर उपनिषद क्या है, नीचे जो वेद हैं वो कहाँ आते हैं, तो हमारे जो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है, जैसे भागवत गीता है वो क्या है, न्यायपालिका क्या है, तो ये सारी चीजों के जो क्वेश्चंस थे, आपकी एक पिक्चर ने मेरे वो सारे के सारे जो धागे हैं वो सारे खोल के रख दिए। और मुझे अब समझ आ गया कि भाई हमारे वेद शास्त्रों की पावर क्या है, कौन सी चीज कहाँ से शुरू होती है और उसका महत्व क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग ऑल दिस थिंग्स। आज हम क्या करने वाले हैं पहले तो ये बताइए। आज हम लोग उपनिषद हो गया, तो नेक्स्ट हमारा है सांख्य और नेक्स्ट एपिसोड होगा वैशेषिका, क्योंकि ये दोनों जो हैं एस्ट्रोफिजिक्स हैं जो हमारे वेदों में लिखा गया है। इसी एस्ट्रोफिजिक्स के बेसिस पर ही बाकी सभी वैदिक टेक्स्ट हमारे जो हैं, इसका मूल यही है। उपनिषदों से ये दोनों निकले हैं, इनसे बाकी सब निकले हैं। इसलिए आज और नेक्स्ट एपिसोड में सांख्य और वैशेषिका ही पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम विज्ञान समझे क्या है, फिजिक्स क्या है, वो विज्ञान है। तो वो पहले हमारे वेदों में किस तरह से लिखा गया है पहले वो देखेंगे, और उसके बाद बाकी सब जितने भी टेक्स्ट हैं उसको हम लोग देखेंगे। तभी हम लोग को वो टेक्स्ट समझ में आएगा कि इसके साथ उनका क्या कनेक्शन है। सर ये तो आपने बहुत कर दिया कि हमने आज क्या करना है, और ये एस्ट्रोफिजिक्स है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स डालते हैं, ओ भाई आपके तो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ, हमारे जो किताब है उसके अंदर तो ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं कि कुछ कहने की बात नहीं है। एक ने तो ये लिख दिया कि हमारी किताब में लिखा हुआ है कि देखिए चांद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चांद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रात को जब हमें लाइट चाहिए तो हमें लाइट देता है। तो सूर्य के कोई भी महत्व नहीं है, वो तो बेकार में लाइट देता रहता है। हमें तो दिन में सूरज की जरूरत ही नहीं है, लाइट तो अपने आप ही आ रही है। ये तो उनकी किताब में लिखा है कि सूरज की जरूरत नहीं है, दिन में लाइट तो अपने आप ही आ रही है, तो सूरज की क्या जरूरत है, बिना बात गर्मी भेजता है। रात को चांद चाहिए क्योंकि चांद रात को हमें लाइट देता है, क्योंकि अंधेरे में लाइट की जरूरत होती है। ये उनकी किताब में लिखा है सर। तो ये हमें बताते हैं कि आपके वेदों में कोई खास चीज लिखी नहीं हुई। नहीं, वेदों में आप देखेंगे, आप सूर्य नमस्कार वगैरह करते हैं हमारे शास्त्रों में और बहुत सारे दूसरे मतों में भी। अब सूरज का महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों सूरज का महत्व है? क्योंकि हमारे ऋषियों ने पाया अगर सूरज ही नहीं होता तो प्लैनेट और लाइफ भी नहीं होते। तो सबका आधार जो है वो सूरज है, इसलिए सूर्य को हमारे यहाँ पर काफी महत्व दिया जाता है। और बहुत सारे मतों में भी सूर्य को जानते हैं कि एनर्जी का सोर्स है। अगर वो एनर्जी ना रहे तो मान लीजिए सूरज का लस्ट हो जाए तो आपका प्लैनेट भी गायब हो जाएगा। प्लैनेट भी नहीं रहेगा वहां पर। ये है सर उनके समझ विज्ञान में कहा गया है। उनकी समझ की मैं दाद देता हूं। वो बोलते हैं कि सूरज की जरूरत क्या है, लाइट तो वैसे ही है। ओ भाई सूरज से ही तो लाइट आ रही है, उनको यही चीज समझ नहीं आती। और जो चंद्रमा से लाइट आती है वो भी सूरज के कारण ही आ रही है। इट जस्ट रिफ्लेक्टिंग लाइट टेकिंग फ्रॉम द सन। लेकिन वो बातें उनको समझ नहीं आएंगी। छोड़िए आज हम क्या सर इसको हम क्लैरिफाई करने वाले हैं कि ये है क्या चीज, इसके बताइए आज हम क्या कवर करने वाले हैं। आज हम लोग पूरे सांख्य को लेंगे, बताएंगे
सांख्य में जितने भी टर्म्स यूज किए हैं मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये टर्म्स है, और इसका जो वैज्ञानिक, जो विज्ञान से भी विज्ञान सम्मत भी है, और जिनको जानना है वो मेरे ब्लॉग में पढ़ सकते हैं, वो पूरा सांख्य का ब्लॉग में दिया हुआ है, पूरा विज्ञान पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ उनके टर्म्स के क्या बताऊंगा और उसने क्या लिखा है और पूरा सांख्य क्या है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये चार्ट हमने पहले दिन डिस्कस किया था, उपनिषद हो गए, आज सांख्या को हम करने वाले हैं। चलिए सर, और कुछ क्लैरिफिकेशंस भी हैं लोगों की, जो उन्होंने पूछा है कि आपकी क्लैरिटी इतनी क्यों है। हाँ, ये क्लैरिटी इसलिए है, जब मैं पढ़ता हूं तो नंबर 1 जितने भी किताबें मिलती है, जैसे सांख्य पर मैंने 6 या 7 किताबें पढ़ी है, सब में कुछ कॉमन है जहां पर सभी एग्री करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर सब आदमी का अपना अपना विचार होता है। तो जहां डिफरेंस है मैं हटा देता हूं, जो कॉमन पॉइंट है वो मैं निकालता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। क्योंकि ये फिजिक्स है तो जो कॉमन पॉइंट जितना भी निकाला है उसको मैं विज्ञान के साथ मैच कराता हूं। विज्ञान में कुछ कंफ्यूजन है, विज्ञान में कुछ क्लैरिटी है। हमारे वेद और टेक्स्टों में कॉमेंटेटर्स के चलते कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और कुछ जहां कॉमन पॉइंट्स है उसमें कुछ क्लैरिटी है। तो मैं क्या करता हूं, जब वेद में जहां कंफ्यूजन होता है वहां मैं विज्ञान को देखता हूं, और जहां विज्ञान में कंफ्यूजन होता है वहां वेद में देखता हूं, तो क्लैरिफाई होते, तब पता चलता है ओके दोनों मिलके ये होगा, क्लैरिटी एक आती है। और दूसरी है कि बाकी मतों में एक किताब लिखते हैं और पूरा का सारा ज्ञान उसी मॉडल देते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर में एक एक टॉपिक पर एक एक किताब है। इसलिए आपको पूरा ज्ञान समझना होगा, इसलिए मैंने आपको पूरा पिक्चर दे दिया है। जब तक आप हर टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पूरा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया सर, एक किताब पढ़ने से नहीं होता, वो सभी टेक्स्ट को पढ़ना होगा। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो आपने बोला था सांख्या जो है, सांख्या के ऊपर हमने आज बात करनी है। हमने बता दिया कि कैसे आपकी क्लैरिटी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन यू बी दैट फोर्सफुल एंड ऑथेंटिक इन योर स्पीकिंग। तो बात समझ आती है कि जो सही है वो आपने निकाल कर उसे एस्ट्रोफिजिक्स के साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश करी है और आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करी है। चलिए सर, आज का टॉपिक शुरू लेते हैं कि ये जो सांख्या है ये क्या है और ये कैसे शुरू हुआ। ये जब आदमी जब आया धरती पर, उस समय तो उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, बट ज्ञान शुरू किया। तो पहले तो ज्ञान तो सुन सुन के ही होता था, क्योंकि उनको बोलना सीखे तो वर्ड ऑफ माउथ में सब चलता था। लिखना जब सीखा तब तक जितना ज्ञान वो सीख चुका था तो उसको लगा कि अब इसको लिख के रखना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ियों को मिल सके। ठीक है, वो लिखते समय में उन्होंने देखा सारे चीजों में कुछ है उपनिषद और कर्मकांड को एक जगह रखा, उसको वेद बोला, और बाकी स्मृतियां जितनी थी वो सबको एक जगह जोड़ दिया और कहा षड दर्शन है करके, स्मृतियों को अलग किया और उपनिषद को अलग कर दिया। इसलिए जब पहली बार लिखे होंगे तो सारे उपनिषदों को करके उसको वेद बोला और सारे स्मृतियों को एक जगह रख के षड दर्शन बोला। इस तरह से ये षड दर्शन आए, ठीक है ना। और ये षड दर्शन क्या है, हमारे यहाँ पर में 6 दर्शन है, 6 किताब 6 स्मृतियां। उस समय जब लिखने समय ये 6 दर्शन रहे होंगे, 6 स्मृतियां रहेंगी, वो 6 को उन्होंने लिखा और षड दर्शन नाम दिया। षड दर्शन में 6 आते हैं, एक सांख्य, दूसरा वैशेषिका, तीसरा न्याय, उसके बाद योग, उसके बाद पूर्व मीमांसा, उसके बाद उत्तर मीमांसा। मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं कि है क्या। दर्शन शब्द कहां से आया, ये नाम क्यों दिया उन्होंने। दर्शन का अर्थ होता है देखना, देखना क्या चीज को देखना। तो उन्होंने देखा है कि जितना उपनिषदों के नॉलेज के हिसाब से उन्होंने पता लगाया कि आखिर उनको मन में एक प्रश्न उठाता है कि आखिर ये दुनिया इवॉल्व कैसे होता है। तब कपिल मुनि ने सांख्य लिखा और कणाद ने वैशेषिका लिखा है। उसमें एक्सप्लेन किए हैं कि पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस कैसा होता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारे आंखों के सामने एक पिक्चर है, वो दिखाते हैं कि इस तरह से पूरा इवोल्यूशन हुआ, जिसको हम पिक्चोरियली भी दिखा सकते हैं, जो बाद में कुछ देर में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से वो उन्होंने विजुअलाइज किया कि पूरा इवोल्यूशन कैसा होता है। ये है दर्शन। लेकिन जब स्मृतियों को नाम दिया तो एक साथ नाम दर्शन दे दिया, लेकिन उसमें से कुछ स्मृतियां जैसे योग और न्याय, ये दोनों दर्शन नहीं है, कोई इवोल्यूशन प्रोसेस को नहीं बताते हैं। योग बताता है आपको सेल्फ रिलेशन जाने के लिए क्या प्रोसेस है, वो एक सिस्टम है। उसी तरह से
क्योंकि बहुत सारी थियरीज आ रहे थे, ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तब गौतम मुनि ने एक शास्त्र निकाला न्याय, जिसमें बताया कि कोई भी थियरी को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं और कितने तरह के प्रमाण से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। न्याय एक सिस्टम बताता है प्रूफ का, कैसे हाउ टू प्रूव एनी थियरी, वो है न्याय। उसके बाद आते हैं पूर्व मीमांसा। मीमांसा मतलब होता है डिलिब्रेशन। जैसे बहुत सारे थियरी आए, उसमें बहुत लोग उसका डिफरेंस ओपिनियन होता है, कोई उसको डिस्कार्ड करते हैं, कोई एक्सेप्ट करते हैं। ये समझ में नहीं आता कौन सही बोल रहा है कौन, क्योंकि सभी ज्ञानी नहीं होते हैं। कुछ दो ज्ञानी पुरुष है, एक इसको समर्थन करता है, एक उसका तिरस्कार करता है। बाकी नॉर्मल आदमी को पता नहीं चलता कौन सच बोल रहा है। तो उस समय में जेमिनी ने, क्योंकि कर्मकांड को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में फैली हुई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कर्मकांड सही है या गलत है। तो जो हमारे शास्त्र सम्मत कर्म थे उस पर भी लोगों की श्रद्धा कम होने लगी थी। तब जैमिनी ने ये पूर्व मीमांसा लिखा। पूर्व मीमांसा पूरे हमारे कर्मकांड पर, आदमी के जन्म से लेकर मरने तक जितने तरह के कर्म करते हैं, जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है उसको कहीं क्वारंटाइन में 10 दिन का देते हैं, क्यों देते हैं? जब आज बच्चा 5 साल का होता है, पढ़ने के लिए होता है, उसको एक जनेऊ पहनाते हैं, क्यों पहनाते हैं उसको? जब शादी होती है तो चारों ओर अग्नि के चारों ओर घूमते हैं, क्यों घूमते हैं? ये सब जितना भी शास्त्र सम्मत जितने भी कर्म थे, या यज्ञ करते हैं पानी के लिए, क्यों करते हैं? उसका शास्त्र सम्मत क्या है? तो वो सब जितने भी शास्त्र सम्मत कर्म थे उसको उसने दोनों व्यूज को लेके कौन सा सही व्यू है वो एक्सप्लेन किया है पूर्व मीमांसा में। उत्तर मीमांसा बादरायण ने लिखा है, क्योंकि उपनिषदों के प्रति भी लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि वेदर उपनिषद सही है गलत है। उसने उसमें तर्क के साथ पूरा ये किया, समर्थन किया क्यों उपनिषद सही हैं। ये उत्तर मीमांसा में लिखा हुआ है, ये दर्शन नहीं है, दर्शन नहीं। अच्छा, अब आते हैं सांख्य पर। ठीक है, सांख्य का हमने कहा था कि जितने भी हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं सबका रेफरेंस उपनिषद में ही मिलता है। तो सांख्य में भी उसका रेफरेंस क्या है? ईशोपनिषद बोला पार्टिकल है, केनोपनिषद बोला एक फोर्स है, ऐतरेय बोला कॉन्शियसनेस चाहिए, बिकॉज नॉलेज होना है तो कॉन्शियसनेस होना चाहिए, मुंडक बोला एक कॉमन थ्रेड होना चाहिए, श्वेताश्वतर बोला एक यूनिवर्स पहले जो एग्जिस्ट के पहले क्या था, उसका मन में एक प्रश्न था कि यूनिवर्स के पहले कुछ था या नहीं था। इन सारे प्रश्नों को सांख्य ने एड्रेस किया और पूरा एक दर्शन लिखा उसको। क्वेश्चन है कि उपनिषद टॉक अबाउट, जस्ट पीछे वाला स्लाइड, हाँ, उपनिषद टॉक अबाउट पार्टिकल, फोर्स एंड यूनिवर्स, हाउ डू दे रिलेट टू ईच अदर? आखिर तीनों में संबंध क्या है? पार्टिकल, फोर्स और यूनिवर्स, तीनों में कुछ संबंध है या नहीं है, ये क्वेश्चन उठता है। उसी क्वेश्चन का आंसर है सांख्य। नेक्स्ट, तो सांख्य शुरू होता है एक प्रीमाइस से। प्रीमाइस क्या है? बोलता है कि मैंने पहला क्वेश्चन था यूनिवर्स के पहले कुछ था या नहीं था, उसका आंसर है। क्या कहता है वो? A particle can give rise to another particle. No particle can come out of the blue. माने अगर यूनिवर्स नहीं होता, टोटल वैक्यूम होता, तो नथिंग कुड हैव कम। इसका मतलब यूनिवर्स शुरू से था और उसमें एक पार्टिकल होना चाहिए। ठीक है, उस पार्टिकल का नाम मूल प्रकृति बोला। मूल प्रकृति माने फंडामेंटल पार्टिकल। ये इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा? अब कोई वस्तु है, एक आप वस्तु देख रहे हैं, अब ये वस्तु बनी है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बने हैं एटम से, उसको तोड़िए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ निकलेगा, उसको भी तोड़िए, ऐसा आप तोड़ते चले जाइए। कब तक हम तोड़ सकते हैं? जब तक उसका साइज होगा उसको हम 2 टुकड़ा बांट सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू 0 हो गया, 0 वॉल्यूम, इसका मतलब 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिए वो 0 रहेगा। इसका मतलब उसके बाद आप तोड़ नहीं सकते। इसलिए मूल प्रकृति को अक्षर कहा जाता है। अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना हो, मतलब जिसको और आप तोड़ नहीं सकते, तो वो है पॉइंट पार्टिकल। इसीलिए वो पॉइंट पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वॉल्यूम 0 है, बिकॉज पॉइंट वैल्यू, इसका लेंथ वेट कुछ नहीं होता, इसलिए 0 वॉल्यूम। बट इट हैज ए मास, बिकॉज हर वस्तु में एक मास है, तो आप कितना भी तोड़ेंगे वो मास खत्म नहीं होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसमें मास है। इनर्ट बाय नेचर पार्टिकल अपने से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, हेंस कैन नॉट वर्क। इट इज नोन एज, हमारे साइंस में इसी को हिग्स बोसॉन कहते हैं।
आगे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। आप नहीं पीछे, जस्ट एक स्लाइड पीछे, यहां पर भी आपके पास में फंडामेंटल पार्टिकल को उसने डिफाइन किया। अब बोला ये पार्टिकल जो है, यही पार्टिकल जो है यूनिवर्स के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाता है, उसी का नाम प्रकृति बोला। प्रकृति इस वर्ड का जो है दो शब्द है, प्रकृति। इसको दो तरह से हम इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रा मीन्स प्रकृष्ट रूप से, दैट मीन्स in a defined way, that process is a very well defined। माने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, हर स्टेज में क्या होगा वो पूरा स्टेज हमको फ्लो चार्ट मालूम है कि इस तरह से फंडामेंटल पार्टिकल से इस तरह से ऑब्जेक्ट बनेगा, पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। वो है डिफाइंड प्रोसेस, उससे कृति करना, क्रिएशन करना। दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रा माने प्रकर्ष, मीन्स समवेयर ऐसे कि फोर्स है, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल इनर्ट बोला है, वो अपने से काम नहीं कर सकता है, तो काम करने के लिए उसको फोर्स चाहिए। तो ये जितना भी क्रिएशन होता है वो पार्टिकल जो है विद द हेल्प ऑफ ए फोर्स इट डज द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। पुरुषा माने कार्य, तो वो फोर्स लेके वो पार्टिकल कार्य करता है। कार्य करना माने क्या होता है, एक स्टेज से दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, इस तरह से पूरा इवोल्यूशन करता है, उसी को प्रकृति कहते हैं। और इसमें बताया गया है एक अकेला फोर्स रहेगा तो काम नहीं कर सकेगा, पूरा इवोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? ये पार्टिकल जो है, ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब ऑल पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। करेंगे तो सारे पार्टिकल एक ही जगह हो जाएंगे, तो फिर काम कैसे होगा? तो फिर तो कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए इस जब पार्टिकल साथ में आते हैं तो दूसरा फोर्स आता है ताकि सब एक साथ ना आ जाए, ताकि ऑब्जेक्ट बन सके। कोई ऑब्जेक्ट बनना हो तो भीतर से फोर्स अवेलेबल, तो बाहर में भी एक फोर्स रहना चाहिए जाकि उसको रोक के रख सके, उसको शेप दे सके। ये है, इसलिए सांख्य ने कहा एक फोर्स नहीं होके यहाँ पर दो फोर्स होते हैं। महत, अब कोई भी काम करने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत होती है। आप कैसे काम करेंगे? हमको कार बनाना है तो हमको पता चले कार क्या चीज है, उसका पार्ट्स क्या लगते हैं, उसको कैसे असेंबल करना। अनलेस ये नॉलेज जब तक हमको नहीं होगा तब तक हम कार्य नहीं कर सकते। अब एक फंडामेंटल पार्टिकल से आपको सूरज, चांद, सितारा बनना है तो आपको पता चलना चाहिए कि भैया कैसे बना सकते हैं उसको, तो पूरा नॉलेज। तो प्रकृति के पास काफी ज्ञान का भंडार है, इट नोज हाउ टू डू दैट। वही सांख्य ने कहा बिना विजडम के ये इवोल्यूशन संभव नहीं है। अगर इतना इवोल्यूशन हो रहा है मतलब प्रकृति के पास काफी नॉलेज है। अब नॉलेज है, अब काम करना है, तो उसके लिए क्या है? एक है अहंकार। आप कभी कंपनी खोलते हैं तो आपको एक लोकेशन चाहिए, कहां पर आप बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो आपको एक लोकेशन चाहिए। उसी तरह से प्रकृति भी क्या करता है, एक लोकेशन खोजता है, उसी का नाम अहंकार। अहंकार का मतलब यहाँ पर ईगो नहीं है, घमंड नहीं है। अहंकार मतलब ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, दैट्स व्हाट अहंकार है। तो बोलता है हम यहाँ पर में हम अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, वो है अहंकार का। और यही गैलेक्सी है, दैट इज गैलेक्सी। देखने में सांख्य के हिसाब से एक गैलेक्सी कुछ ऐसा नजर आता है जहां पर एक बाउंड्री बनाता है चारों ओर, और जो एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज घूमता है वो गैलेक्सीज, ठीक है। और बना के अपना अधिकार क्षेत्र बताता है, भाई ये मेरा एरिया ऑफ वर्क है, इसके अंदर हम आपके जितने भी करना इवोल्यूशन प्रोसेस, जो भी पार्टिकल सब असेंबली बनाना है वो मैं बनाऊंगा। तो अपना कार्य क्षेत्र को एक बाउंड्री बना के रखता है, वही गैलेक्सी है। नेक्स्ट सर, यानी कि जैसे एक फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसकी पहले फैक्ट्री की एक बाउंड्री वॉल बनाई जाती है, उसके अंदर एक बिल्डिंग बनती है, और बिल्डिंग के अंदर मशीन लगती है जो वो पार्ट को बनाती है। वही पूरा सिस्टम ऊपर ब्रह्मांड के अंदर भी वही एक सेम प्रिंसिपल काम करता है। तो ये सारा कुछ उन्होंने सांख्या के अंदर समझाया हुआ है। यानी कि साइंस की इतनी क्लैरिटी हमारे वेद शास्त्रों में पहले से दी हुई है, जिसको प्रूव करने के लिए साइंस को 5000 साल लग गए। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही लिखकर दे दिया है। आगे चलते सर, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ कोई भी काम करने के लिए, नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रॉ मटेरियल। तो हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है? वही फंडामेंटल पार्टिकल, उसी से बनाना है। तो वो रॉ मटेरियल से
पहले हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेके सबसे पहले कंपोनेंट बनाते हैं। कोई भी बड़ा असेंबली बनना हो तो पहले छोटा छोटा कंपोनेंट बनाना है। तो सांख्य भी क्या करता है, पहले 3 कंपोनेंट बनाता है, जिसको उसने नाम दिया सत्व, रज और तमो। और ये नाम क्यों आए हैं, बिकॉज उसके गुण के समान, उसका गुण जैसा है उस हिसाब से उसने नाम दिया। गुण मतलब क्या होता है, ये शब्द निकला संस्कृत के गौण शब्द से निकला। गौण मतलब हिडन, अंदर में जो होते हैं उस हिसाब से उसके गुण। क्योंकि आपका बाहर का आचरण जो होता है वो हमेशा आपके अंदर के गुण के हिसाब से होता है। साहब आपके अंदर में अगर सच बोलने की प्रवृत्ति हो तो बाहर में आप सच बोलेंगे, अगर झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो आप बाहर झूठ बोलेंगे। इसलिए उसका जो तीनों पार्टिकल का बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर डिपेंड करता है कि वो इंटरनली स्ट्रक्चर क्या है, ये गुण है। उसी गुण के नाम से इन तीनों का नाम सत्व रजो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, इसको तमोगुण क्यों बोला, क्योंकि भीतर वाले जो सर्कल के अंदर में देखेंगे वो सब एनर्जी जो भीतर की ओर चले जाती है, माने वहां पर एनर्जी रेडिएट नहीं होती, अंधकार, जहां एनर्जी रेडिएट नहीं होती वो अंधकार होता है, इसलिए उसका नाम तमोगुण दिया। नेक्स्ट, तभी कहते हैं तमो प्रवृत्ति जिनकी है, तमो प्रवृत्ति, वो नेगेटिव जो फोर्सेस होती हैं या नेगेटिव सोच वाले लोग होते हैं उन्हें हम तमो थॉट प्रोसेस वाले लोग बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि तमो नाम अब जब आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, जब पुराण में आऊंगा ना तब तमोगुण आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर फिजिक्स के में इतना समझ में आएगा जितना कि पुराण में आपको समझ में आएगा। जब आप पुराण करेंगे तो मैं बताऊंगा उसका तमोगुण क्यों नाम दिया गया। सेकंड है न्यूट्रिनो, इसका नाम सत्व दिया। सत्व क्यों दिया, इसका बिहेवियर जो होता है अनुदात्ता, माने बड़ा काम एंड कंपोज, कहीं एंग्री नहीं, गुस्सा नहीं, हर हाल में आप जैसा भी रखो बड़ा शांत रहता है, कहीं पर किससे लड़ाई नहीं करता है, ठीक है ना। तमोगुण वाले जो है निष्क्रिय रहते हैं, ये जो है काम एक्टिव है बट गुस्सा इसमें कहीं नहीं, ऐसा कंपोज रहता है। क्योंकि इसके अंदर में दो फोर्स देखेंगे, दो स्ट्रक्चर के अंदर में वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, इसलिए उसका नेचर है हाईली बैलेंस्ड, कंपोज, कहीं गुस्सा नहीं, शांत, आप जैसा भी रखो वैसे रहेगा, ठीक है, वो है। सर जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, जो साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे आज की डेट में, ये तो उनको भी समझ आएगा कि सतो का मतलब है बड़ा शांत। जब भी बोलते हैं कि श्री राम सतो वो थे, प्रवृत्ति वाले लोग थे, तो इसलिए वो शांत रहते थे, उसको न्यूट्रिनो इसलिए बोला जाता है। जिनको पता नहीं लगता कई बार न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये कौन कौन सी उसमें आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, आपके तरीका जो समझाने वाला इतना ही जबरदस्त है कि बच्चों को भी समझ आएगा, वो भूलेंगे नहीं आगे से कभी भी। नहीं, इसमें उसको सत्व इसलिए बोलते हैं, सत्व शब्द का अर्थ होता है सत्वा, माने सत्य माने ट्रूली, वा माने लाइक दैट, ट्रूली लाइक दैट। क्योंकि ये पार्टिकल जो न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल से बहुत मिलता जुलता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर में भी छोटा सा अट्रैक्टिव फोर्स है और मास पार्टिकल के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड रहते हैं, वो बड़ा वीक फील्ड रहता है देखने में। हालांकि वो पॉइंट पार्टिकल है, थोड़ा साइज वाला है, बट दोनों एक जैसा लिखते हैं, इसलिए सत्वा माने उस पार्टिकल जैसा देखने में लगता है करके। क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल भी बहुत एयर है, ये भी, इसमें भी कहीं कंपोज कास्ट कुछ नहीं है, इसलिए दोनों को सत्व नाम दिया गया। और तीसरा है आपका पॉजिट्रॉन। इसमें क्या है, आप अंदर वाले सर्कल में देखेंगे एनर्जी बाहर रेडिएट कर रही है, रजो माने रेडिएट करना, और अंदर में उसका जो एनर्जी है वो रेडिएट कर रहा है, इसलिए इसका नाम रजो दिया। चूंकि रेडिएट करता है, बड़ा उत्तेजित रहता है हमेशा, माने आप उसको बाउंड्री में नहीं बांधेंगे तो एकदम तोड़ के निकल जाएगा, वहां पर कंट्रोल नहीं करेंगे, वो पूरा सब बाउंड्री को तोड़ ताड़ के, इसलिए इसको उदात्त नाम दिया। ये हाईली एक्टिव है। और आप याद रखिएगा, सारे इवोल्यूशन में हमारे जितने भी हैं, जब तक वो पॉजिट्रॉन है तभी तक वस्तुएं आपको दिखेंगी। जिस दिन ये अपने आप टूटा तो वस्तु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये है, इसलिए उसको एक्टिव बोला। नेक्स्ट, उसके बाद ये सब है, आपने बताया कि पहले कंपोनेंट बताए, 3 कंपोनेंट, सत्व, रज, तमा, ये 3 कंपोनेंट बनाया। यही 3 कंपोनेंट से आपका पूरा अब यूनिवर्स बनता है। कैसे? अब हम लोग कंपोनेंट से क्या करते हैं, सब असेंबली बनाते हैं, पहले छोटा असेंबली बनाते हैं, वो है मात्रा। जब सांख्य में जो मात्रा बोला वो सब असेंबली है। कैसे? आपका पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो लेके प्रोटॉन बनाता है, वो है पहला प्रोटॉन, जो देखने में पिक्चर ऐसा है कि बीच में पॉजिट्रॉन रहेगा, चारों ओर न्यूट्रॉन रहेंगे, वो
आपका प्रोटॉन बनता है। ये सांख्य में बताया गया। नेक्स्ट, उसी तरह से दूसरा है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, हाँ, ये है न्यूट्रॉन क्या है? वो छोटे छोटे न्यूट्रिनो को मिला के बना, जैसे कि आप जब लड्डू बनाते हैं तो पहले बूंदी बनाते हैं, वो न्यूट्रिनो है, और बूंदी से आप लड्डू बनाते हैं, वो न्यूट्रॉन है। बस दैट्स ऑल। हमारे सांख्य बताया ये न्यूट्रॉन है। ये दोनों मात्राएं कहलाती, क्योंकि जो कंपोनेंट है वो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, लेकिन उससे अब एक साइज थोड़ा बड़ा ग्रो होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थोड़े, इसलिए उसको मात्रा क्या है, थोड़ा बड़ा साइज का, इसलिए मात्रा बोला। ये हो गया। अब उसके बाद आपका सब असेंबली तैयार हुआ। अब तन्मात्रा, अब आपका पहला प्रोडक्ट तैयार हुआ, ठीक है ना। एक वन सब असेंबली इज एटम। वो क्या करता है, प्रोटॉन के चारों ओर तमोगुण जो है वो बांधता है, बांध के एक एटम बनाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन एटम के नाम से जानते हैं। तो अब आपका क्या हुआ, एक बड़ा कंपोनेंट तैयार हुआ, एटम। अब इस एटम से सांख्य में लिखता है, एक तन्मात्रा जो एटम है, इससे दूसरे एटम बनते हैं, दूसरे तन्मात्रा, दूसरे एटम्स, उसी से मॉलिक्यूल बनते हैं, उसी से कंपाउंड बनते हैं, उसी से ऑब्जेक्ट बनते हैं। सिंपल, पूरा इवोल्यूशन यही से निकला। पूरा इवोल्यूशन उसी को जोड़ के बड़ा बड़ा, पहले तो इतने छोटे हैं कि आपको दिखते नहीं है, बट जैसे साइज बढ़ता जाता है, एक टाइम के बाद में आपको सब चीज नजर आने लगती है। देन यू कैन सी हाउ का है बनाया। बट अगर वो नहीं रहेगा तो ये नहीं दिखेगा। That's what सांख्य कहता है, जब तक ये नहीं है तब तक आप नहीं देख सकते हैं। वो है मतलब ये है, वो प्रूफ है उसका। क्या ये नहीं रहेगा तो वो रहेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैं ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपका जो ब्लॉग का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं, ताकि जो सीखना चाहते हैं, डीपली सीखना चाहते हैं, वो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है वहां पर, पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ और मॉडर्न साइंस से कैसे मैच करता है वो भी लिखा हुआ। देन नेक्स्ट जो सांख्य बताता है, क्योंकि एक जगह हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, कैसे कोई ऑब्जेक्ट है, हाउ आई नो दिस ऑब्जेक्ट इज देयर, तो बताता है, क्योंकि हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, आईज, टंग, नोज, ईयर्स एंड स्किन। इन ज्ञानेंद्रियों से ही हम वस्तुओं का होने का आभास करते हैं। एक आंखें जो है उसका रूप, फॉर्म को देखती है, और टंग जो है उसका टेस्ट से पता चलता है, और नोज से उसका स्मेल पता चलता है, ईयर से अगर कोई साउंड करता है तो वो साउंड पता चलता है, और स्किन से उसका टच पता चलता है। ये पांचों से हम लोग किसी वस्तु का हम लोग अनुमान करते हैं। ये हम लोग को जो ज्ञान होता है वस्तुओं का, इन्हीं पांचों से होता है। और सांख्य जो है 3 मेजर प्रोसेस के बारे में बोलता है। वन, सृष्टि, मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल से वस्तुएं कैसे बनती है उसको सृष्टि कहते हैं। स्थिति, जब एक वस्तु बन गई तो कुछ दिन रहेगा इसका एक लाइफ, उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है। तो वो जितना देर बना और जब तक काम कर रहा है उसको स्थिति, उसका एज जो है उसको हम बोलते हैं स्थिति। उसके बाद जैसे ये वस्तु खराब होती है हम लोग इसको रिसाइकिल करते हैं। वैसे प्रकृति भी क्या करती है, जिस स्टार का, प्लैनेट का काम खत्म हो जाता है उसको फिर वो रिसाइकिल कर लया करते हैं। लया माने नष्ट नहीं होता है, वो मर्ज कर देता है। जैसे हम लोग इसका हर पार्ट को अलग अलग करते हैं, तो वैसे ही वो हर पार्ट को अलग करता है। पार्ट क्या है उसमें, फंडामेंटल पार्टिकल, इसलिए वो पूरे ऑब्जेक्ट को तोड़ ताड़ के फिर फंडामेंटल कर लेता है, इसलिए अपने में मर्ज कर लेता है। इसलिए लॉर्ड कृष्णा ने कहा था, हाँ, इसलिए लॉर्ड कृष्णा ने गीता में यही बात कहा है, एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम मी, फंडामेंटल पार्टिकल से हम आते हैं, फिर वापस हम फंडामेंटल पार्टिकल को ही मर्ज कर जाते हैं। यही उसका अर्थ था, ठीक है ना। और ठीक है, हो गया। नाउ ये ऐतरेय उपनिषद में बात किया था, बोला कि ज्ञान हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम कॉन्शियस होंगे। अभी तक हमने देखा सांख्य में बुद्धि है और बहुत अच्छे तरीके से बड़े सिस्टमैटिक ढंग से पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस करता है, हर स्टेज में क्या क्या बनाता है ये भी हम लोग देखें। और पूरा तो देखने से लगता है कि इतना ज्ञान कहाँ से आया इसके पास में। तो अनलेस ये कॉन्शियस नहीं होगा इसके पास ज्ञान कहाँ से आ रहा है। तब सांख्य कहता है भाई ज्ञान ऐसे ही नहीं आता है,
मैत्रेय ने जो कहा है वो एकदम बढ़िया है, क्योंकि प्रकृति में भी कॉन्शियसनेस है, तभी उसके पास इतना ज्ञान है। अब उसका कॉन्शियसनेस कैसे डिफाइन करेंगे कॉन्शियस है, तो बोला कॉन्शियसनेस किसको कहते हैं, जो अपने से चेंज कर सके। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या कर रहा है, वो अपने से चेंज कर रहा है, वहां तो कोई आदमी नहीं है, वो अपने आप चेंज कर रहा है। एबिलिटी टू सेंस चेंज, जब भी वो पता चलता है कि अरे ये टूट जाएगा, दूसरा फोर्स आता है वहां, तो सेंस कर रहा है और कंट्रोल भी करता है। तीसरा होता है जब भी कोई चेंज होता है वो रिस्पॉन्ड भी करता है, हर चीज को रिस्पॉन्ड। ये तीन चीज होने से ही, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग कॉन्शियस है, कैसे बताते हैं, हमको चलना होता था हम अपने से चलते, कोई आके हमको हिलाता नहीं, मैं अपने से चलता हूँ, चलते चलते रुकना हो तो मैं अपने से रुक जाता हूँ, और हमको पता चलता है बहुत गर्म है बहुत ठंडा है तो हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो ये हम में कॉन्शियसनेस, यही चीज प्रकृति में है। और एक चीज याद रखिएगा, जो चीज प्रकृति में नहीं होगा वो हम में नहीं आ सकता। प्रकृति में बुद्धि है इसलिए हम में बुद्धि है, प्रकृति कॉन्शियस है इसलिए हम लोग कॉन्शियस है, वरना अपने से कुछ नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। देन आपका है जनरली जो कमेंटेटर लिखते हैं सांख्य को, ये शब्द कपिल यूज किया कि नहीं पता नहीं, बट कमेंटेटर लिखते हैं इसको परिणामवाद कहते हैं। हम जब अद्वैत में आएंगे तब ये परिणामवाद, उस पर एक अच्छा एक्सप्लेनेशन आदि शंकराचार्य ने दिया, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा एक परिणामवाद में और उसके जो कहने में डिफरेंस क्या था। बट सांख्य को परिणामवाद कहा जाता है, और गीता में इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। क्या है, चेंज इज द एटर्नल लॉ ऑफ नेचर। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं भाई परिवर्तन तो संसार का अटल नियम है, ठीक है, तुम किस बात पर दुखी हो रहे हो, क्या चीज तुमने खोया जो दुखी हो रहे हो, क्या पाया कि तुम सुखी हो रहे हो, ठीक है, जो पाया यही पाया, जो खोया यही खोया। तुम जब आए थे कुछ लेके नहीं आए, जब जा रहे हो तो कुछ लेके नहीं जा रहे, तो फिर तुम रोता किस लिए, ये परिवर्तन होते रहता है, चिंता मत करें। वही चीज एक्सप्लेन किया सांख्य। और स्वामी विवेकानंद ने एक बात बहुत अच्छी बोली, आप ये याद रखिए, हमने शुरू में कहा था जब लोग ज्ञान पहले जब था लिखना पढ़ना सीखा तो तब डॉक्यूमेंट किया। इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन करने के पहले से सांख्य था वहां पर, में पहले से किसी ने कहा था, ठीक है। मैंने लिखना भी जब नहीं सीखा था तब से सांख्य है। उस जमाने में एक ऋषि बैठ के इतना अच्छा से एक आपको इवोल्यूशन, आपको आंख के सामने जैसा पिक्चर देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं वैसा बता रहा है, इतना क्लैरिटी के साथ बता रहा है, तो ठीक है, तो हमको उसको नमन करना चाहिए कि वो आदमी कौन था जो बिना कोई टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के इतने अच्छे तरीके से देख पाया, तो महान, इसलिए वो चीज है, ठीक है। और नाउ हम लोग थोड़े से संक्षेप में सांख्य और मॉडर्न साइंस में क्या सिमिलैरिटीज है, कौन से डिफरेंसेस है हम बताएंगे, ठीक है। एक है एग्जिस्टेंस ऑफ रोटेटिंग गैलेक्सी, सांख्य ने भी बोला, विज्ञान भी मानता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो, साइंस भी मानता है और सांख्य भी मानता है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यस दोनों मानते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, यस दोनों मानते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्री प्रोसेस सृष्टि, हमारे विज्ञान में भी ये माना जाता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है सांख्य बताता है कि जो गैलेक्सी बनता है वो फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है, जबकि साइंस कहता है कि नहीं ऑलरेडी एक मैटर था। सांख्य बोलता है भाई मैटर था का, मैटर तो गैलेक्सी बनने के बाद मैटर बन रहा है, तो आप पहले से कैसे हो गया, वो क्वेश्चन करता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के चारों ओर फील्ड कैसा होना चाहिए, सांख्य के हिसाब से बाहर निकलता है उसका, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जो फील्ड है वो बाहर की ओर है, जबकि साइंस बोलता है नहीं भीतर की ओर है, ठीक है। वैसे में मेरा एक आर्टिकल है, हमने प्रूव किया कि नहीं जो सांख्य का है वो ज्यादा सही है रादर देन जो विज्ञान मानता है। नेक्स्ट सर, मॉडर्न साइंस, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन, साइंस सोचता है कि दोनों डिफरेंट पार्टिकल है, जबकि सांख्य बोलता है भाई दोनों डिफरेंट पार्टिकल नहीं, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलके ही प्रोटॉन बनाते हैं, वो अलग नहीं है। वो क्योंकि नेचर में विजडम बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, तो वो कोई चीज अपना रिसोर्स वेस्ट नहीं करता है, जो है उसी को यूज करता है, इसीलिए वो पॉजिट्रॉन के चारों न्यूट्रॉन बटा के ही वो प्रोटॉन बनाता है। दो अलग पार्टिकल नहीं, दोनों सेम पार्टिकल है, और ऐसा बोलो पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन, उसी तरह से साइंस बोलता है ये दोनों अलग पार्टिकल हैं, सांख्य बोलता है नहीं दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है, सेम है।
डिफरेंस विद मॉडर्न साइंस है ना। एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का साइज सेम है, बट न्यूट्रिनो का साइज इन दोनों से बहुत छोटा है। साइंस आज तक नहीं समझा पाया क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है। बट सांख्य का जो सिस्टम दिया है उससे पता चलता है इसका कारण क्या है, वो एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, बिग बैंग थ्योरी। ये कोई कैथोलिक प्रीस्ट थे, जॉर्जस लिमेत्रे, उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि पूरा यूनिवर्स जो है एक छोटा सा एटम जैसा था जो बाद में फट के पूरा चारों ओर फैल रहा है। इसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के नाम से साइंस में जाना जाता है। बाद में हबल ने पाया कि गैलेक्सीज जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उनको लगा शायद ये एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के चलते हो रहा है ना। लेकिन बाद के कुछ अभी हाल में 3-4 साल पहले नासा ने कुछ पाया ऑब्जर्वेशन से, उनको लगा शायद बिग बैंग ना हुआ हो। उनको अभी भी उनको डाउट है बिग बैंग हुआ या नहीं हुआ। जबकि सांख्य में बताता है, पहले भी बताया कि अगर दूसरा फोर्स नहीं होता तो सारे पार्टिकल अट्रैक्ट होकर एक ही पॉइंट पर हो जाते हैं और दूसरा उसका इवोल्यूशन संभव ही नहीं है। इसलिए सवाल है कि वो कभी भी यूनिवर्स एक जगह था ही नहीं। यूनिवर्स जैसा था, इन्फिनाइट साइज का है, दोनों बताते हैं इन्फिनाइट साइज का है, वो जैसा था वैसा ही है। और जहां तक गैलेक्सी ड्रिफ्ट करने का सवाल है, वो कहते हैं कि एक ओशन में दो शिप अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ओशन एक्सपैंड कर रहा है। ओशन ओशन ही है, वो जहां है वहीं पर रहता है, ओनली शिप ड्रिफ्ट कर रहे हैं। उसी तरह इतना बड़ा यूनिवर्स जैसा ओशन में दो गैलेक्सी ड्रिफ्ट कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड हो जा रहा है। ये है बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। बड़ा एक्सप्लेनेशन और बात समझ भी आती है। आपने बिल्कुल बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करी है। एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कि सांख्या कितना डेप्थ के साथ, कितनी क्लैरिटी के साथ। और एक और चीज है, वैक्यूम। साइंस में आज भी यूज होता है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट मींस दे बिलीव दैट अ वैक्यूम कैन एग्जिस्ट। जबकि सांख्य कहता है फंडामेंटल पार्टिकल का वॉल्यूम ही 0 है और वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि पूरा यूनिवर्स में कहीं भी एक ऐसा प्लेस नहीं होगा जहां वैक्यूम हो। वैक्यूम का मतलब देयर शुड नॉट बी एनी पार्टिकल। और इतने पॉइंट पार्टिकल एक दूसरे से गुथे हुए, तो आपको जहां जाएंगे वहीं पर एक पार्टिकल मिलेगा, तो वहां पर ना पार्टिकल मिले ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए वैक्यूम को हमारे वेद शास्त्र मानते नहीं है। इसलिए एक ओल्ड एडेज है, नेचर अबॉर्स वैक्यूम, मतलब नेचर को वैक्यूम से घृणा है, वो रहता नहीं है, इसलिए वैक्यूम नहीं होता। हमारे वेदों के हिसाब, हमारे सांख्य और वैशेषिक के हिसाब से वैक्यूम, यहाँ तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन वैशेषिक में बड़ा एम्फेटिकली बोला वैक्यूम कैन नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे शास्त्रों में वैक्यूम को एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि साइंस अभी भी वैक्यूम वर्ड यूज करते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो को वो सोचते हैं कि और वो उसको हम काट के छोटे उसके अंदर में पार्ट्स हैं। जबकि सांख्य ने बताया फंडामेंटल पार्टिकल से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बनता है, इसके बीच में और कोई पार्ट नहीं है, ठीक है ना। वो रॉ मटेरियल से सीधे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बना रहा है, बीच में और कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं बनाया। जबकि स्टैंडर्ड बोलता है नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन भी किसी चीज से बना हुआ, ठीक है। हालांकि अभी एक लुई डी ब्रोगेल ने एक थ्योरी लिखी थी जिसको नोबेल प्राइज मिला था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मास के रूप में भी रह सकता है और इसके एनर्जी के रूप में वेव फॉर्म में भी रह सकता है। ये तभी संभव है जैसे सांख्य ने बताया फंडामेंटल पार्टिकल से बना, हम आई कैन बी इन वेव, आई कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, इट्स पॉसिबल। लेकिन अंदर में छोटा छोटा पार्टिकल होगा, तब बार बार ये पार्टिकल सब टूट के वेव में जाए, फिर अपने से जुड़ के एक बार फिर इलेक्ट्रॉन बन जाए, ये थोड़ा लॉजिकली संभव नहीं है, ठीक है। और अभी भी स्टैंडर्ड मॉडल पर में भी साइंस में अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सभी ऑल आर नॉट एक्सेप्टेड, दीज आर द कंफ्यूजन्स ऑफ साइंस। इसलिए उसको कोई माना नहीं गया है, माने कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। और एक है साइंस में ग्रेविटेशन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आज भी साइंस समझता है ये तीनों 3 तरह के फोर्सेस हैं, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड एंड वीक न्यूक्लियर फील्ड के नाम से और 2 फील्ड, बहुत सारे फील्ड की बात करते हैं। कहां से आता है कोई प्रूफ नहीं है, बट उनका मानना है।
जबकि ये फील्ड अलग अलग नहीं है। ये वैशेषिका हम जब आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। सांख्य में नहीं बोला, बट वैशेषिका में बहुत एक्सप्लिसिटली बताया ये फोर्सेस में कोई डिफरेंस नहीं है। जब आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब वैशेषिका पढ़ेंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा वो क्यों बोला है। सर जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं, जैसी क्लैरिटी आपकी है, मजा आता है। और लोगों ने मुझे कई बार बोला है कि सर आप ये वीडियोस जो बना रहे हैं ये वाकई में एक रेवोल्यूशनरी चीजें हैं, हमें पढ़ाई जानी चाहिए थी ये चीजों को। हमें मॉडर्न साइंस जिनके पास आंसर्स ही नहीं है वो पढ़ाया जाता है, जबकि हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर क्लैरिटी के साथ चीजों को समझाया गया है और एक एक वर्ड का मीनिंग भी है कि अगर हमने सतो रजो तमो बोला है तो उसका मीनिंग है और उसकी आगे प्रॉपर्टीज वैसी ही है जैसे उसका नाम है। तो हर चीज का मीनिंग है और कैसे ये एटम्स इकट्ठे होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, और कैसे हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू अवर नाइज, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड अवर टच। तो ये जो चीजें हैं जैसे आपने एक्सप्लेन करी हैं, ब्यूटीफुल वे। आपका वे तो नहीं है, मैं ये बोलूंगा कि आपका तो एक्सप्लेनेशन का वे है, उसमें आपकी क्लैरिटी सब दिखती है। बट जो हमारे वेदों में जैसे लिखा हुआ है, तो ये हमारे ऋषि बुलों को प्रणाम दिल से, जो इतना बड़ा, जो इतना भंडार वो हमें दे गए। और एक किताब नहीं है, हजारों किताबें हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर एक अलग से किताब है, उसकी सब किताबें और भी हैं। अगर सबको पढ़ा जाए तो हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, और यही सनातन की पावर है। सो सर थैंक यू सो मच, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है मजा आ गया। और अगली बार अगले टॉपिक को लेकर आप दोबारा से इसके ऊपर बनाएंगे वीडियोस। ये 22-23 वीडियोस बनने वाली हैं दोस्तों, एक एक चीज का अध्ययन किया हुआ है, उसके ऊपर ये वीडियोस बनाई जाती हैं। आपको नहीं मालूम कि ओएसजी कितनी मेहनत करते हैं इन चीजों को क्रिएट करने के लिए, और इस सभी इतने बड़े ज्ञान को एक आधे घंटे की वीडियो में एक्सप्लेन करना, आप समझ नहीं सकते कि इसके पीछे एफर्ट कितना है। कई बार एक एक दो बार हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ये देखकर कि भाई ये बहुत हैवी हो गया, ये थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। जो इसके बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनका ब्लॉग का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरह से साइंस क्या बोलता है, सांख्या क्या बोलता है और हमें क्या करना चाहिए। आप बहुत ही प्यारे तरीके से आप जाकर चीजों को समझ सकते हैं। और उसके बाद भी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं इनका ईमेल आईडी भी दे दूंगा, आप सीधी बात भी कर सकते हैं। सर ओएस जी, thank you so much for this wonderful video. It is always a pleasure, and see you in the next video. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, sir. Thank you.